डी ब्लॉक वाले होते हैं 3 से 12 ग्रुप वाले। 3 से 12 ग्रुप वाले डी ब्लॉक होते हैं, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट होता है ग्रुप 3 से 11 वाले। ग्रुप 3 से 11 वाले होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। और वैसे डी ब्लॉक होते हैं 3 से 12 वाले। और इसमें 4 सीरीज़ होती है, 3D 4D 5D 60। डी ब्लॉक में 4 सीरीज़ होती है, 3D 4D 5D 60। अब जो 3D है इसका पीरियड हुआ 4th पीरियड। 3D वाले का पीरियड हुआ 4th पीरियड, और ये होती है SC से लेके G तक। और 4D होती है 5th पीरियड। 5D होती है 6th पीरियड। 6D होती है 7th पीरियड। मतलब कि n-1 हो गया D, तो n हो गया पीरियड। मतलब कि 4D हुआ 5th पीरियड में, 3D हुआ 4th पीरियड में। और ये शुरू है SC गामा ला टी जर हफ व नोबिता व NBTA कर मोए CR MOW मन टी सी रे फिरू उस को रा इर नी पद पट। और जो 6D मतलब कि 7th पीरियड वाली हो गई, AC रफ डब सग बक्श उस मत डस। और फिर है CUZN CUAGAU ZN CDHG CUAGAU ZN CDHG CUAGAU ZN CDHG। अब है SC और गामा। जो SC और गामा के बीच में डिफरेंस है 18 का। फिर गामा और ला के बीच में डिफरेंस है 18 का। और ला और AC के बीच में डिफरेंस है 32 का। 18 18 32। लेकिन अब जैसी आएगा ZN CD और HG, मतलब जो SC गामा ला इसमें डिफरेंस है 18 18 32 का। 18 18 32। SC गामा के बीच है 18, गामा और ला के बीच में 18, और ला और AC के बीच में 32 का डिफरेंस। लेकिन ZN CD HG और बाद के जो सारे उनमें डिफरेंस है 18 32 32 का। 18 32 32 का एक्सेप्ट SC गामा ला जिसमें है 18 18 32। अब है AC रफ AC में है 89 और ला में है 57 नंबर है, और AC का है 89। अब है F लॉक एलिमेंट। अब जो F लॉक एलिमेंट है वो C, मतलब कि लेस होता है ना, लेस LACE, तो LA 57 नंबर है, वो है डी ब्लॉक एलिमेंट। और जो CE है मतलब 58, जो 58 है वो F लॉक एलिमेंट पहला है, C और CE। और जो LA है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है 57 वाला। अब C पर नदिया प्रेम समायुगत तब दिल हो अरे तुम यब यू अरे तम यब लू TM YB लू अरे तम यब लू का है 71 और C का से है 58। अब AC भी डी ब्लॉक एलिमेंट है और था है 90 जो है वो F ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो रहा है। AC था पाऊ NP पू AM CM बैंक CF ES FM मोहम्मद नो लड़ का है 103। मतलब कि F ब्लॉक एलिमेंट है। एक तो डी ब्लॉक एलिमेंट है LA और AC, और अब LA और AC। अब जो लेस होता है, अब C पर नदिया प्रेम समायुगत तब दिल हो अरे तम यब लू अब है AC था पाऊ NP पू AM CM बैंक CF ES FM मोहम्मद नो लड़ CF ES FM मोहम्मद नो लड़। अब डी ब्लॉक को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल। डी है इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल, और F ब्लॉक होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। F ब्लॉक होता है इनर ट्रांजिशन और डी ब्लॉक होता है ट्रांजिशन। अब जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं नॉन ट्रांजिशन वो होते हैं ग्रुप 12 वाले। जो ग्रुप 12 वाले होते हैं वो होते हैं नॉन ट्रांजिशन, जैसे कि ZN CD HG CN ZN CD HG CN। इसमें CN और आगे नॉन ट्रांजिशन में ZN CD HG CN। अब है लेंथिनम। जो लेंथिनम है वो LA है, वो 57 है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। और एक्टिनियम AC उसका Z है 89 और वो भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। PD का है 5S0 4S10 PD का है 5S0 4S10 AG का है 5S1 4D10 CD का है 5S2 4D10 PD का है 5S0 4S10 AG का है 5S1 4D10 CD का है 5S2 4D10। और ये चलते भी पीरियड वाइज है ऐसे, मतलब कि सबसे पहले आता है RH, फिर आता है PD, फिर आता है AG, फिर आता है CD। अब जो PD है उसका है 5S0 4S10 सब में है, लेकिन PD में है 5S0, AG में है 5S1, CD में है 5S2। अब हाई एक्सेप्शन इन डी ब्लॉक कन्फिग्रेशन में क्यों होता है? हाई एक्सेप्शन इन डी ब्लॉक कन्फिग्रेशन में क्यों होता है? रीज़न है ड्यू टू लिटल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1D एंड NS। ड्यू टू लिटल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1D एंड NS। ड्यू टू लिटल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1D एंड NS। n-1D मतलब जैसे कि 4D हुआ तो उसका पीरियड हुआ NS, मतलब कि 5th पीरियड का हुआ वो, इसलिए। अब है डी ब्लॉक है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, सो आर लो वोलाटाइल।
मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोलेटिलिटी के में। तो डी ब्लॉक में हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हुआ तो ये कम वोलाटाइल हुए। अब है डी ब्लॉक एलिमेंट हैज़ हाई डेंसिटी। एग्जांपल ईर की ज़्यादा होती है उससे, ईर की ज़्यादा होती है उससे डेंसिटी। अब डब्लू मतलब कि टंगस्टन, जो टंगस्टन है उससे डब्लू से कहते हैं। टंगस्टन है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग मेटल। जो टंगस्टन होता है इसलिए उसे मेटल में यूज़ करते हैं, इसलिए उसे बल्ब में यूज़ करते हैं जो पुराने ज़माने के बल्ब थे, बिकॉज इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट अमंग मेटल। अब है मरकरी है स्लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग मेटल। मरकरी का सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है और वो एक मेटल है। एंड इट इज़ इन लिक्विड स्टेज। मरकरी लिक्विड में होता है, वही थर्मोमीटर में। और टंगस्टन का हाईएस्ट होता है, इसलिए वो बल्ब बनाने में काम आता है। और जो टीसी इज़ ओनली मैन मेड एलिमेंट, जो टीसी होता है वो सिर्फ मैन मेड एलिमेंट है। अब स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट, जो स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट है, अब स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट का जो वो होता है इफेक्ट होता है, वो ऑकर इन नेचर टुगेदर और शो सिमिलर प्रॉपर्टी। मतलब एक तो उसकी वजह से नेचर में रह पाता है और शो सिमिलर प्रॉपर्टी, एक जैसी प्रॉपर्टी दिखाता है। अब है सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है एस का, और फिर होता है पी का, और फिर होता है डी का, और सबसे कम स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट होता है एफ का। एफ का सबसे कम स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट होता है, इसलिए जो एफ ऑर्बिटल का साइज़ होता है वो बड़ा कम हो जाता है। एफ ऑर्बिटल का साइज़ बड़ा कम हो जाता है क्योंकि जेड इफेक्टिव कम हो गया तो साइज़ बढ़ जाता है। एस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग होता है, मतलब कि उसका जेड इफेक्टिव कम हो जाता है। जेड इफेक्टिव कम हो जाता है तो उसका साइज़ बढ़ जाता है, इसलिए एस ब्लॉक में साइज़ बढ़ जाता है। लेकिन जो एफ ब्लॉक है उसका सबसे कम स्क्रीनिंग इफेक्ट है तो उसका साइज़ सबसे कम हो जाता है, तो साइज़ वेरी लेस हो जाता है। इसलिए एफ ब्लॉक जो बाद वाले होते हैं जैसे 5D, वो 4D के उसे बढ़ना चाहिए था 5D को साइज़ में, लेकिन वो 4D के बराबर हो जाता है क्योंकि उसमें स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है। अब है 3D 4D 5D। जो 4D है उसमें लेस फिल्ड डी एंड एफ ब्लॉक है, लेकिन जो 5D है उसमें कम्प्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ब्लॉक है। कम्प्लीटली फिल्ड है मतलब कि वो ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाएगा डी एंड एफ ब्लॉक का, और डी एंड एफ ब्लॉक का सबसे लोएस्ट होता है तो साइज़ कम हो जाता है, इसलिए 5D का साइज़ कम होता है, तो आयोनाइजेशन बढ़ जाती है 5D में। हमें कर्मोय CRMOW, कर्मोय ऐसे नीचे आ रहे, कर्मोय 1TC रहे, ये भी नीचे आ रहे, और ZnCdHg, ZnCdHg। अब कर्मोय जो है कर्मोय, इसका मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। कर्मोय का मैक्सिमम बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब 1TC रे में है बॉइलिंग पॉइंट सडनली फॉल, बॉइलिंग पॉइंट एकदम से गिर जाता है। और ZnCdHg का है लीस्ट बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट, ZnCdHg का है सबसे कम मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट। 1TC का है कि एकदम गिर गया, और कर्मोय का है मैक्सिमम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये क्या हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आर नॉट अवेलेबल फॉर बाइंडिंग हैज़ कम्प्लीटली हाफ फिल्ड। मतलब कि ये कहना चाह रहा है जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो होना चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए हाई एटोमाइजेशन एंथैल्पी। मतलब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होनी चाहिए तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब जो ZnCdHg है उसमें कम्प्लीटली फिल्ड है तो उनका सबसे कम हो गया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जो 1TC रे है वो कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है, मतलब पूरी तरह हाफ फिल्ड है, तो उनका एकदम से गिर जाता है। और जो कर्मोय है उसका मैक्सिमम है। कर्मोय अब है ZnH लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, जिंक का सबसे कम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगा, इसलिए जिंक की सबसे कम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है ZnCdHg। एज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज लोएस्ट, सो मेल्टिंग पॉइंट इज आल्सो लो। अब है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5D इज ग्रेटर देन 4D सीरीज। मतलब सबसे ज़्यादा होती है 3D की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फिर आता है सीधा 5D, और आखिरी में होता है 4D की। इसका रीजन है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। मतलब सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी 3D की, फिर होगी 5D की, और फिर होगी 4D की ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब है एक्सेशन, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कर CR एंड CU इज हाई। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी CR और CU की हाई होती है, क्योंकि जो CR और CU में 4s1 3d5। अब जो CR है मतलब क्रोमियम और CU की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई इसलिए होती है क्योंकि CR CU है 4s1 3d5 और 10। अब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4s1 3d5 या 10 बचा, लेकिन जैसे ही वो पहला निकालेंगे तो बचेगा 4s0 3d5 या 10। अब जब दूसरा निकालने जाएंगे तो वो हटेगा नहीं क्योंकि वो फुल हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। हमें CU AU AG इन आयोनाइजेशन, हमें इसे में बताना है कि किसकी सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। तो ये ग्रुप में लगे होते हैं CU AG AU, CU AG AU।
तो 3D 5D 4D होना चाहिए, तो हो जाएगा CuAuAg। CuAuAg सबसे ज़्यादा होगा Cu का और सबसे कम होगा Ag का इन आयोनाइजेशन। अब हो गया Sc डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन, शो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। Sc जो होता है वो डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, शो ओनली +3। जो जिंक होता है वो सिर्फ 2 दिखाता है +2। और जो Mn होता है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है ड्यू टू मोस्ट अनपेयर इलेक्ट्रॉन +7। Mn सबसे ज़्यादा ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है ड्यू टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन +7 जो होते हैं। अब है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन फुल डी ब्लॉक इज +8। जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इन फुल डी ब्लॉक है वो है +8, जो दिखाते हैं ओ शुरू दिखाते हैं +8। और जो Mn होता है वो दिखाता है +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ वो 3D वाले में। और जो जिंक होता है वो करता है +2 और Sc करता है +3। और फुल डी ब्लॉक में है +8 ओ सॉरू। अब लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है व्हेन कम्प्लीटली बॉन्ड विथ कार्बोनिल कंपाउंड। जब वो कार्बोनिल कंपाउंड से जुड़ता है तो वो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। एग्जाम्पल CO2 CO8 Fe CO5। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0 0। अब जो कर्मोई है कर्मोई है Cr+6, ये सब जो कर्मोई +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है बनाएंगे Cr+6 MO+6 W+6। लेकिन जो Cr+6 होता है ये अनस्टेबल होता है, और जो मोए होता है मोए+6 ये दोनों स्टेबल होते हैं। क्यों? ये हमें पता लगता है ड्यू टू इनट पेयर डिफेक्ट नहीं लगता डी ब्लॉक एलिमेंट में। अगर ये पी ब्लॉक एलिमेंट होता है तो मोए अनस्टेबल होता है, क्योंकि हैवी मेटल कांट वो रख सकता है, हैवी मेटल कभी भी मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लगता। लेकिन जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें इनट पेयर इफेक्ट लगता ही नहीं है इनट पेयर इफेक्ट डी ब्लॉक एलिमेंट में। तो जो मोए है वो मोए+6 ये स्टेबल है और कर+6 अनस्टेबल है, क्योंकि और CrO3 जो है मतलब Cr+6 जो है वो एक्सेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कि अपने आप को रिड्यूस करेगा मतलब वो Cr+6 से जाना जाएगा Cr+3 में, वो रिड्यूस होना चाहेगा, इसलिए वो एक्सेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन वही जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को डिटरमाइन करता है, वो V की सबसे मैक्सिमम होती है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन V की सबसे ज़्यादा होती है, V से विनीत हो गया तो वो मैक्सिमम हो गई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब है जिंक CdHgMn, इसमें Mn और आ गया Mn डू नॉट शो मेटेलिक प्रॉपर्टी लाइक लस्टर कंप्रेस कंडक्टिविटी वाइल अदर डी ब्लॉक एलिमेंट डू। मन होता है वो नहीं दिखाता ज़्यादा, वो लस्टर मेटेलिक प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चरली अलग नहीं होता है। और ZnCdHg भी नहीं दिखाते, ZnCdHg और मन ये चारों नहीं दिखाते मेटेलिक प्रॉपर्टी। अब लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। अब जो जैसी एनर्जी लॉस हुई मतलब कि वो बंदा उतना कम वो हिलेगा, एनर्जी ज़्यादा चली गई तो उतना कम आदमी हिलता है तो वो मोर स्टेबल हो जाता है। अब डी ब्लॉक और पी ब्लॉक में जो फ़र्क है वो है जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस बाय यूनिटी, मतलब एक एक करके ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है बाय यूनिटी। लेकिन पी ब्लॉक में 2 से चेंज होती है, अगर +1 है तो सेकंड में हो जाएगी +3 फिर हो जाएगी +5, ऐसा पी ब्लॉक में होता है। लेकिन डी ब्लॉक में चेंजेस बाय ए यूनिटी, डी ब्लॉक में कोई भी इनट पेयर इफेक्ट नहीं लगता मतलब हैवी, और लेकिन पी ब्लॉक में इनट पेयर इफेक्ट लगता है मतलब हैवी मेटल प्रीफर लो ऑक्सीडेशन स्टेट, इनट पेयर इफेक्ट जो पी ब्लॉक में रखता है। अब एटॉमिक साइज, इसमें ऐसे बनाओ और फिर लिखो SCTIVCr एक जगह, फिर मन फीकोनी SCTIVCr Mn फीकोनी इन सबका एक जैसा है, और CuZn ऐसे एक नाव बना दो SCTIVCr Mn फीकोनी CuZn। अब जो Sc2+ और Zn2+ मतलब कि Sc2+ हुआ, Sc होता है 4s1 तो वो तो कुछ हुआ ही नहीं, Sc+2 और Zn+2 हुआ 3D10 हुआ, तो ये दोनों कलरलेस होते हैं एस फुली फिल्ड ऑर्बिटल। अब आता है V+4 ब्लू होता है। अब है KMnO4 और K2Cr2 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, KMnO4 और K2Cr2O7 में जो Mn और Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये दोनों 0 होती है, लेकिन ये दोनों कलरफुल होते हैं। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की 0 है लेकिन ये कलरफुल है, इसका रीज़न है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र, दोनों में चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। अब है परमैग्नेट जो होता है पोटेशियम परमैग्नेट मतलब KMnO4, इसमें पर आ रहा है P तो P से हो गया पर्पल। अब K2Cr2O7 हो गया ऑरेंज, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया ऑरेंज, और परमैग्नेट हो गया पर्पल। अब है डी ब्लॉक फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसके रीज़न बताओ। डी ब्लॉक फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रीज़न है हैज़ वैकेंट डी ऑर्बिटल, हैज़ स्मॉल चार्ज, हैज़ स्मॉल साइज, हैज़ हाई चार्ज डेंसिटी।
मतलब हाई चार्ज डेंसिटी है, छोटा साइज है और वैक्यूम डीप ऑर्बिटल है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। अब है एसेसन में है फ्लोरीन एस एबिलिटी टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन स्टेबलाइज करता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को। इसका रीज़न है ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। और सेकेंड है हाई बॉन्ड एनर्जी। ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी एंड हाई बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन कैन हैज़ एबिलिटी टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब है ऑक्सीजन कैन स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फ्लोरीन। मतलब फ्लोरीन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को वो करता है स्टेबलाइज, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो और भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को फ्लोरीन से अच्छा स्टेबलाइज करता है। इसका रीज़न है बिकॉज ऑक्सीजन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड, जो 2-3 बॉन्ड है वो अच्छे से पकड़ पाता है। इसलिए MnO3F इज़ नोन नॉट MnF7। मतलब जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज की, वो ऑक्सीजन में ही पाई जाती है, ना कि MnF7 नहीं होता कोई भी कंपाउंड, MnO3F होता है। अब ऐसा सन CuCl2 एंड CuBr2 एग्जिस्ट बट CuI2 नॉट एग्जिस्ट। CuI2 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि जो Cu2+ अपना रिडक्शन करवाता है एंड I- अपना ऑक्सीडेशन करवाता है, सो नॉट एग्जिस्ट। जो CuI2 को तोड़ेंगे तो बनेगा Cu2+ और I- Cu2+ और I2I-। अब ये जो Cu2+ है ये अपना रिडक्शन कराएगा और जो I- है ये अपना ऑक्सीडेशन करवाना चाहेगा, इसलिए ये वो होते नहीं है। अब है मतलब कि Cu2+ ने अपना रिडक्शन करा दिया और I- अपना ऑक्सीडेशन कराएगा। अब है ऐसा सन Cu+1 इज अनस्टेबल देन Cu+2। Cu+1 हुआ 4s0 3d10, मतलब कि इसे स्टेबल होना चाहिए था लेकिन ये अनस्टेबल है। देन Cu2+ जो हो गया 3d9 वाला 4s0 3d9, ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। Cu+2 वाला ज़्यादा स्टेबल हो गया Cu+1 से। इसका रीज़न है बिकॉज Cu+1 अंडरगोज डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। वो Cu+1 अंडरगो डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। अबे विल्किंसन कैटलिस्ट RH-PPS3Cl, RH-PPS3 ब्रैकेट के अंदर, फिर बाहर आएगा ब्रैकेट के बाद 3, फिर ब्रैकेट बंद होगा बड़ा वाला और उसके तब से बाहर आएगा Cl। मतलब कि सबसे पहले ब्रैकेट लिखो, ब्रैकेट के अंदर लिखो RH और फिर एक और ब्रैकेट छोटा वाला लगाओ और उसमें लिखो PPS3 और ब्रैकेट बंद कर दो। अब जो ब्रैकेट बन गया उसके बाहर लिख दो 3 और सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट बंद करके लिख दो Cl। RH-PPS3 3Cl, RH-PPS3 3Cl। एक और बात 3 आएगा PPS3 3Cl, RH-PPS3 3Cl। अब है डी ब्लॉक शो गुड एंड वर्क एज कैटलिस्ट। जो डी ब्लॉक वाले होते हैं वो वर्क एज कैटलिस्ट। इसका रीज़न है बिकॉज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसलिए दे वर्क एज कैटलिस्ट। और डी ब्लॉक आर मेटल्स ओनली बट पी ब्लॉक कैन बी मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। सारे डी ब्लॉक मेटल ही होते हैं, सिर्फ कोई भी नॉन मेटल नहीं होता। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन FeH2O5 NoSO4। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ FeH2O5 NoSO4 इज ऑलवेज 1, हमेशा एक ही रहेगी क्योंकि ये ब्राउनिंग टेस्ट है। वेयर ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इज ऑलवेज +1 ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र। ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र वो ऑलवेज +1 ही रहती है, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र। इसे कहते हैं ब्राउनिंग टेस्ट। अबे नेम ए ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें है ऑप्शन है SC, Z बोथ, SC, Z बोथ। अब देखो ट्रांजिशन एलिमेंट SC होता है लेकिन जिंक नहीं होता, क्योंकि जिंक में कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, वो होता है नॉन ट्रांजिशन। और सवाल में पूछा है नेम ए ट्रांजिशन एलिमेंट, तो इसका सिर्फ SC होगा, ZN इसका बोथ नहीं होगा। चाहे जिंक भी वेरिएबल नहीं दिखाता हो लेकिन जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब है SC नेवर फॉर्म HCO मोनोऑक्साइड, SC नेवर फॉर्म HCO क्योंकि SC मैक्सिमम शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड कोइंसाइड विद ग्रुप। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड कोइंसाइड विद ग्रुप, मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वही उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वही उस एलिमेंट का ग्रुप है। अब है B2O5 डस्ट। B2O5 का फंक्शन क्या है? डस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इन H2SO4 मैन्युफैक्चरिंग। B2O5 ऑक्सीडेशन करता है SO2 का इन H2SO4 मैन्युफैक्चरिंग। अब है TiCl4 प्लस AlCH3 TiCl4 प्लस AlCH3 यूज्ड इन इथेनाइन पॉलीमराइजेशन, जैसे जो पन्नी में होता है पॉलीथीन में। TiCl4 प्लस AlCH3 इथेनाइन पॉलीमराइजेशन में। अब PDCl2, जो PDCl2 है वो इथाइन को इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है, इथाइन को इथेनॉल में। इथाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड को उसने एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया।
PDCl2 ने। अब निकल जो होता है वो एल्काइन की पॉलीमराइजेशन में काम आता है। निकल एल्काइन की पॉलीमराइजेशन में काम आता है। PDCl2 इथाइन को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है। और TiCl4 प्लस AlCH3 पन्नी में काम आता है इथेलाइन पॉलीमराइजेशन में। और B2O5 SO2 का ऑक्सीडेशन करता है इन H2SO4 मैन्युफैक्चरिंग। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हैपन ड्यू टू ओनली नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से काम करता है, मतलब बिल्कुल भी स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं हो रहा ऑफ एफ्लॉक एलिमेंट, इसलिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड, जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है वो है, अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता है उनमें कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ट्रैप्ड होता है। वो ना तो वो आयोनिक होते हैं ना वो कोवेलेंट होते हैं। मतलब इंटरस्टिशियल में कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ट्रैप होता है और वो ना आयोनिक होते हैं ना कोवेलेंट होते हैं। उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और वेरी हार्ड होते हैं वो, और आर केमिकली इनर्ट नॉट रिएक्टिव। वो इनर्ट होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते इंटरस्टिशियल वाले। अब एलॉय आर फॉर्म्ड बाय एटम्स whose radius is 15% ऑफ ईच अदर। इसका रेडियस 15% होता है एलॉय का। फॉर्म्ड बाय एटम्स हुज रेडियस इज 15% ऑफ ईच अदर। अब बेस्ट एलॉय बनते हैं फेरस के, मतलब जो आयरन के सबसे बढ़िया एलॉय बनते हैं फेरस एलॉय। अब है ब्रास का है सूजन मतलब कॉपर जिंक। ब्रॉन्ज का है सूसन कॉपर टिन सूसन। जो सन है वो ब्रॉन्ज है हमारा, वो ब्रॉन्ज मेडल आएगा जैसे डंगल में कहते तो ब्रॉन्ज सूसन ब्रास सूजन, इसमें जन है, सूजन हो गया ब्रास में। ब्रॉन्ज सूसन। जर्मनी का है सूनी हो तो सूनीजन ZN सूनीजन। अबे गन मेटल हुआ सूजन, गन हुआ सन सूजन। जो गन हुआ उसका हुआ गन सन सूजन। सन से हो गया SN, सू से हो गया कॉपर, जन से हो गया जिंक। तो गन सन सूजन। ब्रॉन्ज सूसन इसमें टिन है। अब है जर्मनी का सूनियो तो सूनीजन। और ब्रास में है सूजन। मतलब कि जो टिन है सन है वो सिर्फ ब्रॉन्ज में है, ब्रॉन्ज सूसन। ब्रॉन्ज सिर्फ सूसन है, सन आ रहा है मतलब टिन है। जो बाकी ब्रास और जर्मन सिल्वर है इन दोनों में आ रहा है सूजन और सूनीजन। जन आ रहा है जिंक। और गन मेटल में दोनों आ रहा है सूजनसन। अब है पोटेंशियल वैल्यू डिपेंड्स ऑन नंबर 1 है हिस याद रखो, हाइड्रेशन आयोनाइजेशन सब्लिमेशन। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन हिस, हाइड्रेशन आयोनाइजेशन सब्लिमेशन। अब ई नॉट ज़्यादा तो ऑक्सीडेशन ज़्यादा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उतना ही, और उतना ही कम होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो नेगेटिव ई नॉट मतलब कि इफ़ मोर पॉजिटिव या लेस नेगेटिव, मतलब पल। इफ़ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, पल याद रखो पल। तो पल से होगा पी से हो गया मोर पॉजिटिव, या जिसका मतलब हुआ लेस नेगेटिव मोर पॉजिटिव। तो लोअर पल एल से हो गया लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। अब जैसे कि -2.4 और -1.1 में कौन बड़ा है, इसमें मैथमेटिकली देखेंगे तो -2.4 जो है। अब ये जो है कि कौन मोर पॉजिटिव मोर नेगेटिव या मोर पॉजिटिव कौन है, जैसे कि -2.4 और -1.1 है। अब कायदे से तो -1.1 होना चाहिए ज़्यादा मोर नेगेटिव देन -2.4, लेकिन पहले माइनस छुपा लो और वो कर लो, बाकी देख लो कि मैग्नीट्यूड वाइज कौन बड़ा है। तो मैग्नीट्यूड वाइज 2.4 बड़ा है -2.4, तो -2.4 मोर नेगेटिव हुआ। और -14 और -10 में हुआ मोर नेगेटिव, माइनस हटा दो और मैग्नीट्यूड देखो तो 14 हुआ, तो 14 हो गया मोर नेगेटिव। अब ई नॉट इफ मोर नेगेटिव और लेस पॉजिटिव, तो इसका उल्टा हो गया हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। अब है जैसे कि हाई वैल्यू और लो वैल्यू। हाई वैल्यू का मतलब हुआ वो जाना चाहेगा मतलब जहाँ जाना चाहेगा वो मोर स्टेबल हुआ, अभी अनस्टेबल है वो स्टेबल की तरफ जाना चाह रहा है। और लो वैल्यू आ रहा है कि मतलब ई नॉट है लो वैल्यू का मतलब हुआ वो जाना नहीं चाहेगा, मतलब कि जो अभी है वो स्टेबल है, अगर उधर हम उसे भेज देंगे तो वो लेस स्टेबल हो जाएगा अगर लो वैल्यू लिखा है। तो जैसे कि लिखा है ई नॉट ऑफ M3+ और फिर लिखा है M2+, ये हाई वैल्यू है मतलब M3+ M2+ में बनना चाहेगा क्योंकि हाई वैल्यू है, तो वो हाई M2+ मोर स्टेबल हो गया। लेकिन अगर लिखता है ई नॉट M3+ से M2+ लो वैल्यू है, मतलब कि M2+ लेस स्टेबल है और अभी जा है M3+ में वो मोर स्टेबल है। अब ये रट लो कि लो वैल्यू ऑफ V+2 ही बिकॉज इस हाफ फील्ड T2G,
लो वैल्यू होता है वी से, लो वैल्यू ऑफ वी प्लस टू हिज हाफ फिल्ड T2G ड्यू टू हाफ फिल्ड T2G। वी प्लस टू जो होता है उसमें हाफ फिल्ड T2G होता है, वी से विनीत हो गया तो T2G लो वैल्यू। अब ये जो कॉपर, कॉपर का ई नॉट पॉजिटिव होता है, कॉपर का ई नॉट पॉजिटिव होता है मतलब कि मोर पॉजिटिव। मोर पॉजिटिव का मतलब पल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, सो इट कांट लाइब्रेट हाइड्रोजन फ्रॉम HCl। कॉपर का ई नॉट पॉजिटिव होता है मतलब कि इट कांट लाइब्रेट हाइड्रोजन फ्रॉम HCl बट कैन लाइब्रेट विथ HNO3 एंड H2SO4 जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होते हैं। मतलब वो HCl से तो हाइड्रोजन नहीं निकाल पाएगा, लेकिन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड जैसे कि HNO3 H2SO4 से वो हाइड्रोजन निकाल लेता है कॉपर, क्योंकि उसका ई नॉट पॉजिटिव है। अब इसका रीज़न है बिकॉज हिस, अब हिस याद रखो, तो हिस में पहला अक्षर है H वाला, मतलब बस हाइड्रोजन लो होगा, बाकी दोनों हिस जो है वो IS वो दोनों हाई होंगे। तो हाई सब्लिमेशन, हाई आयोनाइजेशन और लो हाइड्रेशन, इसमें H वाला नीचे हो गया, बाकी दोनों ऊपर हो गए। आयोनाइजेशन भी हाई हो गया, सब्लिमेशन भी हाई हो गया। अब ई नॉट ऑफ Mn निकल और जिंक मोर नेगेटिव, ई नॉट ऑफ Mn Ni Zn मोर नेगेटिव। Mn का हुआ, Mn और Zn का हुआ क्योंकि वो मोर स्टेबल ड्यू टू हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड, Mn2+ वही और Zn2+। और निकल का हुआ हाईएस्ट होता क्योंकि वो नेगेटिव हाइड्रेशन में हो गया, नेगेटिव हाइड्रेशन में चला गया निकल बिकॉज ऑफ नेगेटिव हाइड्रेशन, नेगेटिव हाइड्रेशन निकल, नेगेटिव हाइड्रेशन निकल। अब है Mn एंड V शो मोर नेगेटिव, Em2+ से M, Mn एंड V शो मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव का मतलब जैसे सवाल है Mn एंड V शो मोर नेगेटिव, M2+ से M बनना। मोर नेगेटिव मतलब वो पल जो था, पल को उल्टा कर दो, मतलब मोर नेगेटिव। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल हो गई, मतलब कि जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल हो गई तो जो M है, Mn है वो ज़्यादा, वो Mn2+ है वो मोर स्टेबल। अब जैसे Mn है, Mn सिर्फ Mn हुआ तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हुई, और Mn2+ में ऑक्सीडेशन स्टेट हुई 2, तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल, तो हाई हो गई Mn2+ की, तो Mn2+ मोर स्टेबल हो गया Mn से। ऐसी V+2 मोर स्टेबल हो गया V से। अब इसका रीज़न है एज सब्लिमेशन एंथैल्पी ऑफ बोथ ऑफ देम आर वेरी लेस, मतलब एक चीज़ लेस होनी चाहिए तो उतना ही हाई हो जाएगा। जैसे कि निकल में था हाईएस्ट नेगेटिव हाइड्रेशन, और कॉपर में था हाई सब्लिमेशन और आयोनाइजेशन एंड लो हाइड्रेशन। अब है कॉपर ई नॉट ऑफ M3+ से M2+ ज़्यादा है, मोर पॉजिटिव इन देन Cr3+ से Cr2+ और Fe3+ से Fe2+। ई नॉट ऑफ M3+ से M2+ मोर पॉजिटिव है देन Cr3+ से Cr2+ या Fe3+ से Fe2+। ऐसा क्यों? इसका रीज़न है मोर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव मतलब पल, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर पॉजिटिव। तो Mn2+ और Mn3+ में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो Mn2+ की, तो Mn2+ की मोर स्टेबल हुआ क्योंकि वो हाफ फिल्ड हो गया, 3D5 हो गया। लेकिन जो Cr3+ मोर स्टेबल होना चाहिए था Cr2+ से, इसलिए कम हो गया। मोर पॉजिटिव में इसकी कम वैल्यू हो गई क्योंकि Cr3+ मोर स्टेबल होता है, D3 हो गया ड्यू टू T2G, और वो Fe3+ मोर स्टेबल होना चाहिए था ड्यू टू हाफ फिल्ड, पर उसे हम कन्वर्ट करें Fe2+ में जो लेस स्टेबल है, इसलिए ये मोर पॉजिटिव है Mn3+ से Mn2+। अब स्पिन ओनली फार्मूला है √n ब्रैकेट में n+2, यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन। √n फिर ब्रैकेट में n+2, 2 है इसमें ना कि 1, √n n+2 यूनिट इज बोर मैग्नेटॉन। और वैसे इसमें 0.73 ऐड कर दो, वैसे 0.73 ऐड कर दो, n होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब है फ्लोरीन स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और अनस्टेबलाइज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बट अनस्टेबल्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब है Cr2+ इज रिड्यूसिंग वाइल Mn3+ इज ऑक्सीडाइजिंग, वाई? इस सवाल है कि Cr2+ रिड्यूसिंग एजेंट है वाइल Mn3+ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाई? अब इसका आंसर है Cr2+ हो गया 4s 0 3d3 हो गया Cr3+। और इसने सवाल में पूछा Cr2+ हुआ 4s1 3d5, 4s1 3d5 हुआ, Cr+2 हुआ 4s0 3d4, Cr+2 हुआ 4s0 3d4। तो अब इसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, मतलब Cr+3 बना दे, तो ये T2G बन जाएगा, मतलब कि बन जाएगा 4s0 3d3 बन जाएगा। तो इसलिए ये अपने आप को एक इलेक्ट्रॉन हटाना चाहेगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, तो ये दूसरों के लिए रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, अपना ऑक्सीडेशन करा रहा है, दूसरों को रिड्यूस कर रहा है। लेकिन Mn3+ जो हो गया, अब Mn3+ हुआ 3d4, ये अपने आप, इसमें कोई T2G नहीं होता,
इसलिए ये इसका Mn2+ ही स्टेबल रहता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं ताकि ये Mn2+ बन जाए। अब है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ है मन को +3। मन को +3 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मन को +3 मतलब Mn और CO, Mn और CO +3 दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हुआ RH विटेकर। RH विटेकर तो V+2 टी टेकर, कर से हुआ Cr2+ और T से हुआ Ti2+ और R से हुआ रिड्यूसिंग एजेंट तो RH विटेकर मतलब कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, H+ फ्रॉम एसिड। स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट RH विटेकर। H से हुआ रिड्यूसिंग एजेंट, V से हुआ V+2 और टेकर से हुआ Ti2+ और Cr2+ और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग था मन को +3, मन को +3। अब है डी ब्लॉक है वेरी नेगेटिव E0 but are not good reducing agent as compared to S block. D block have very negative E0 potential but are not good reducing agent as compared to S block. इसका रीज़न है ड्यू टू हाई सब्लिमेशन एंड हाई आयोनाइजेशन एंड लो हाइड्रेशन। वही इस ज़्यादा हो गया, इसमें पहला अक्षर कम हो गया, लो हाइड्रेशन और सब्लिमेशन और आयोनाइजेशन ज़्यादा हो गया। अब E0 वैल्यू ऑफ डैश एंड डैश आर ऑलमोस्ट सेम। मन वी Mn और V की E0 वैल्यू आर ऑलमोस्ट सेम। तो मन वी Mn और V विनीत मनीष तो Mn V E0 वैल्यू आर ऑलमोस्ट सेम। अब अरेंज इन हायर ऑक्सीडाइजिंग पावर। हायर ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब कि जितना E0 ज़्यादा हुआ, जितना E0 ज़्यादा हुआ उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग स्टेट हुआ, उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर हुआ। तो इसमें जो है तो जितना E0 ज़्यादा हुआ, जितना E0 ज़्यादा होगा उतना तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगा और उतना ही रिड्यूसिंग एजेंट कम होगा। और E0 डिपेंड्स ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है उतना ही वो ऑक्सीडाइजिंग पावर हुआ। तो MnO4- की आ रही है +7, Cr की आ रही है +6 और V की आ रही है +5। तो सबसे ज़्यादा Mn हुआ, फिर Cr हुआ और फिर V हुआ। अब है टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को कहते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को कहते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड, जैसे FeCOMn फीकोमन की हुई मिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बेसिक ऑक्साइड मेटल इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, बेसिक ऑक्साइड मेटल इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, जैसे कि V2O3 SRO CaO MgO Li2O Na2O K2O Rb2O CS2O। एसिडिक ऑक्साइड होता है इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, और बेसिक ऑक्साइड हुआ मेटल इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। अब एसिडिक का एग्जांपल है CrO3 Mn2O3 Mn2O। नॉन मेटल आर ऑक्साइड, ई ब्लॉक होते हैं नॉन मेटल। अब इसके एसिडिक के एग्जांपल है CO2 NO2 N2O3 N2O5 SO2 SO3 PO2 P2O5। एम्फोटेरिक के एग्जांपल है, एम्फोटेरिक के एग्जांपल है जनाबे अली सबको सबके सामने AS2O3 PbO PbO2 मन गाया, मतलब MnO2 Ga2O3 करो वरना Cr2O3 और B2O5। जनाबे से हो गया ZnO और बे से हो गया BeO और ZnO। अली से हो गया Al2O3 और सबके हो गया Sb2O3। इसमें Cr2O3 हुआ एम्फोटेरिक और B2O5 हुआ एम्फोटेरिक, MnO2 हुआ एम्फोटेरिक और ZnO BeO हुआ एम्फोटेरिक, Al2O3 हुआ एम्फोटेरिक। लेकिन CrO3 हुआ एसिडिक, CrO3 हुआ एसिडिक और B2O3 हुआ बेसिक, B2O3 हुआ बेसिक और B2O5 हुआ एम्फोटेरिक। ऐसी CrO3 हुआ एसिडिक और Cr2O3 हुआ एम्फोटेरिक, Cr2O3 हुआ एम्फोटेरिक। तो इसकी ट्रिक हो गई, एम्फोटेरिक में नाम अक्षर बड़ा है, एम्फोटेरिक का अक्षर बड़ा है तो इसमें V2O5 5 आ जाएगा, तो V2O3 चला जाएगा बेसिक में, क्योंकि एम्फोटेरिक का नाम बड़ा है, अल्फ़ाबेटिकली बड़ा है ये, तो V2O5 हो जाएगा 5 एम्फोटेरिक और B2O3 हो जाएगा फिर बेसिक। ऐसी CrO जो CrO3 है वो चला जाएगा एसिडिक में और Cr2O3 चला जाएगा एम्फोटेरिक में, क्योंकि Cr2O3 में ज़्यादा आइटम बन रहे हैं, 2 और 3 5 बन रहे हैं एम्फोटेरिक में Cr2O3 और CrO3 में 4 बन रहे हैं, वो एसिडिक हो गया। न्यूट्रल हो गया मन को, N2O को नो, N2 को नो मतलब N2O NO और CO। न्यूट्रल हुआ Na2 को नो, N2O NO CO। अब है लेंथिनॉइड, लेंथिनॉइड है 6 पीरियड और एक्टिनॉइड है 7th पीरियड। लेंथिनॉइड है 6th पीरियड और एक्टिनॉइड है 7th पीरियड। तो 6th पीरियड हुआ सी पर नदिया प्रेम समाई युगत तब्दिलो,
और एक्टिनॉइड हुआ है था पाओ एनपीपू एमसीएम बैंक एफएम मोहम्मद। तो लेंटेनॉइड सी से शुरू हो रहा है, वही लेस जो लेस था ले एल तो हटा दिया, लेक्टिनॉइड और एंटीनॉइड एफ्लॉक एलिमेंट है तो इसमें सी से शुरू होगा। और एक्टिनॉइड वैसे तो ए सी था, ए सी तो डी ब्लॉक है तो टी एच से शुरू होगा। था पाओ एनपीपू एमसीएम बैंक एफएम मोहम्मद नोलन। और ये होगा सी पर नदिया प्रेम समा युगत तब्दिलो अरे तुम यब लू। एक्टिनॉइड्स अबे लेंटेनॉइड्स हो, लेंटेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 4F हुआ। सो 4D एंड 5D हैव सेम साइज। Lanthanoids show contraction of 4F. So 4D and 5D have same size. Lanthanoid contraction होती है 4F की होती है और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है 5F की। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है 5F की और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है 4F की। और लेंथेनॉइड होता है 6 पीरियड वाला, एक्टिनॉइड होता है 7th पीरियड वाला। मतलब कि -2 करेंगे तो जब -2 करेंगे तो लेंथेनॉइड में -2 किया तो 6 - 2 4 हो गया तो 4F हो गया। ऐसे ही 7 - 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा तो एक्टिनॉइड में हो गया 5F की एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड में 4F की लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब है कि वो इसमें हो गया एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा पावरफुल होती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से। इसका रीज़न है ड्यू टू 5F की पुअरेस्ट शिल्डिंग होती है, 5F की सबसे कम शिल्डिंग हुई इसलिए एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मोर स्ट्रॉन्गर होता है देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब सो actinoids show much oxidation state than lanthanoid because in actinoids there is small difference between 5F 67S cell. Because in actinoid there is small difference between 5F 67S cell. Actinoids show much oxidation state than lanthanoid. अबे lanthanide और actinoid में डिफरेंस, लेंथेनॉइड की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और एक्टिनॉइड की भी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, दोनों की +3 है मोस्ट कॉमन। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएगा वही 6 पीरियड है तो 6 - 2 4F हो जाएगा और इसमें हो जाएगा 5F एक्टिनॉइड में। अब है लेंथेनॉइड आर पैरामैग्नेटिक। लेंथेनॉइड आर पैरामैग्नेटिक एक्सेप्ट हो गया कन्फिग्रेशन अगर F0 और F14 हो जाए वो हो जाएंगे डायामैग्नेटिक। सारे लेंथेनॉइड पैरामैग्नेटिक होते हैं एक्सेप्ट अगर कन्फिग्रेशन F0 या F14 हो जाए। और सारे लेंथेनॉइड आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओनली PR इज रेडियो एक्टिव, ओनली पर इज रेडियो एक्टिव और वो लेंथेनॉइड का है। ओनली PR इज रेडियो एक्टिव प्रोमियम। अबे +4 स्टेबल जो होती है तो सी पर नदियाँ तब्दी ये चारों हैं +4 ऑक्सीडेशन वाले जो स्टेबल होते हैं। और +2 में स्टेबल होता है यू गबसम ये हुआ है +2 EUYBSM यू गबसम +2 और +4 हुआ सी पर नदियाँ तब्दी। अब C+4 इज स्टेबल ड्यू टू नॉर्मल गैस कन्फिग्रेशन बट वर्क्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कन्वर्ट टू Ce+3 क्योंकि +3 लेंथेनॉइड की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसलिए चाहे Ce+4 मोर स्टेबल हुआ लेकिन वो Ce+3 में कन्वर्ट होना चाहेगा। अब लाइटर एलिमेंट्स बिहेव लाइक कैल्शियम, हैवियर एलिमेंट बिहेव लाइक एल्यूमिनियम, और लाइटर एलिमेंट बिहेव लाइक कैल्शियम। लेंथेनॉइड में जैसे अब आ जाएगा अब एक ट्रिक है जिसे एक्टिनॉइड का 5F है तो इसे याद रखने की ट्रिक है एक्टर्स की 5 स्टार फिल्म में जो होती है एक्टर्स से हो गया एक्टिनॉइड और 5 स्टार से हो गया 5F तो एक्टिनॉइड का हो गया 5F तो 5F +2 कर दो तो हो जाएगा 7 मतलब कि 7 पीरियड का एक्टिनॉइड। तो लेंथेनॉइड एक कम हुआ मतलब कि 6 पीरियड का हुआ और 4F की उसमें शील्डिंग इफेक्ट हुई। एक्टर्स की 5 स्टार जो हुआ। अब है लेंथेनॉइड का मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है देन एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है एक्टिनॉइड से। एज 5F आर बिगिनिंग टू बी ऑक्यूपाइड दे विल पेनिट्रेट लेस इनटू इनर इलेक्ट्रॉन। एज 5F आर बिगिनिंग टू बी ऑक्यूपाइड दे विल पेनिट्रेट लेस इनटू इनर इलेक्ट्रॉन। लेंथेनॉइड की मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है देन एक्टिनॉइड। ये उल्टा चला गया केस। अब है जब हम पीरियोडिक टेबल में अगर ऐसे पीरियड की तरफ जाएंगे तो बेसिक करेक्टर डिक्रीज़ होगा और एसिडिक करेक्टर इंक्रीज़ होगा। बस एसिड का याद रखो कि ऐसे जाएंगे तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोनाइजेशन ये सब बढ़ता है ऐसी एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। और जैसे ही नीचे जाएंगे तो एसिडिक करेक्टर कम होगा, जैसे वो कम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोनाइजेशन ये सब नीचे जाने में कम होता है तो एसिडिक कम होगा तो बेसिक बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। अब La3+ और Lu3+ शो नो कलर, La3+ एंड Lu3+ शो नो कलर।
La3+ में तो कोई भी F इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ और Lu3+ में फुल इलेक्ट्रॉन हो गया। लालू शो नो कलर, लालू यादव में कोई भी कलर नहीं था, काला था साला। तो La3+ एंड Lu3+ शो नो कलर। अब ऑल आर पैरामैग्नेटिक एक्सेप्ट La3+, Ce+4, Yb2+, Lu3+, Nd4+, Tb4+, Dy+4। वही जो ये जो आ गई सी पर नदिया तब्दील +4 और यू गपसम +2, अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाए और La3+ और Lu3+ लालू +3 हो जाए, लालू +3 हो जाए तो ये डायमैग्नेटिक होता है, लालू +3। अब है लेंथेनॉइड आल्सो कॉल्ड एज मिश मेटल, लेंथेनॉइड आल्सो कॉल्ड एज मिश मेटल, जिसमें 95% लेंथेनॉइड होता है। प्रोड्यूस बुलेट, लेंथेनॉइड प्रोड्यूस बुलेट, ये बुलेट बनाने के काम आती है। लेंथेनॉइड आर मोर मैग्नेटिक देन एक्टिनॉइड, लेंथेनॉइड मोर मैग्नेटिक होते हैं देन एक्टिनॉइड। अब यूजेस है वाई जन्म, अब जो सिल्वर होता है इज कंसिडर्ड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट एज इट हैज़ D10, चाहे सिल्वर में D10 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर करते हैं सिल्वर को। अब सबसे पहले याद रखो KOH + MnO2 बनाता है K2MnO4, KOH + MnO2 बनाता है K2MnO4, इसे कहते हैं। और फिर K2MnO4 को +H+ करते हैं तो बनाता है MnO4-, मतलब KMnO4 बनाता है। KOH + MnO2 बनाता है K2MnO4, अब K2MnO4 को +H+ करते हैं तो KMnO4 बनता है। अब MnO2 को कहते हैं पाइरुलोसाइट, MnO2 को कहते हैं पाइरुलोसाइट, K2MnO4 को कहते हैं मैंगनेट और MnO4- मतलब कि KMnO4 को कहते हैं परमैग्नेट, परमैग्नेट कहते हैं KMnO4 को, मैंगनेट कहते हैं, मैंगनेट कहते हैं पोटेशियम वो K2MnO4 को, और पाइरुलोसाइट कहते हैं MnO2 को, पाइरुलोसाइट कहते हैं MnO2 को। अब है FeCr2O4 + Na2CO3, FeCr2O4 + Na2CO3 बनाता है Na2CrO4, बनाता है Na2CrO4। अब Na2CrO4 + H+ बनाता है Na2Cr2O7, अब Na2Cr2O7 + KCl करते हैं तो बनता है K2Cr2O7। मतलब कि सबसे पहले FeCr2O4 + Na2CO3 करेंगे, FeCr2O4 + Na2CO3 करेंगे तो बनता है Na2CrO4। अब Na2CrO4 + H+ करते हैं तो बनता है Na2Cr2O7। अब Na2Cr2O7 + KCl करते हैं तो बनता है K2Cr2O7। अब FeCr2O4 को कहते हैं क्रोमाइट, FeCr2O4 को कहते हैं क्रोमाइट। अब है Na2CrO4 को कहते हैं Na2CrO4, इसमें एक ही क्रोमियम है तो इसे कहते हैं सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट। अब Na2Cr2O7, इनमें 2 क्रोमियम है तो इसे कहते हैं सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम क्रोमेट कहते हैं Na2CrO4 को, डाइक्रोमेट कहते हैं Na2Cr2O7 को, और क्रोमाइट कहते हैं FeCr2O4 को। अब है मतलब कि क्रोमाइट एंड डाइक्रोमाइट दोनों में 2-2 क्रोमियम है। क्रोमाइट हुआ FeCr2O4, इसमें 2 क्रोमियम हो गया, और डाइक्रोमाइट सोडियम डाइक्रोमाइट में हो गया Na2Cr2O7, इसमें भी 2 क्रोमियम। और क्रोमेट बस 8 में ए आ रहा है, ए में मतलब 1, ए मतलब फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो होता है तो फर्स्ट मतलब कि 1 क्रोमियम, तो Na2CrO4 अब बन जाएगा जो होता है। अब क्रोमेट और डाइक्रोमेट दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम सेम होती है, जो है दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम सेम होती है। क्रोमेट, क्रोमेट मतलब Na2CrO4 और डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, दोनों में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होती है। अब है मैंगनेट और परमैंगनेट। मैंगनेट मन आ रहा है, मैंगनेट में सबसे पहले मन आ रहा है तो मन गार्डन गार्डन हो गया, मतलब कि गार्डन मतलब गार्डन होता है ग्रीन, तो मन गार्डन गार्डन हो गया मैंगनेट, तो इसका कलर हुआ ग्रीन। और ये होता है पैरामैग्नेटिक, मैंगनेट होता है पैरामैग्नेटिक, K2MnO4 हुआ, K2MnO4 हुआ मैंगनेट, ये पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है मैंगनेट। मन एक ही होता है तो पर हो गया पैरामैग्नेटिक, मन एक ही होता है तो पैरामैग्नेटिक, और मन गार्डन गार्डन हो गया तो पर्पल हो गया, इसका कलर मन गार्डन गार्डन हो गया मतलब ग्रीन इसका कलर हो गया। और ये भी टेट्राहेड्रल होता है, मतलब 3 चीज़ें पैरामैग्नेटिक, ग्रीन, टेट्राहेड्रल। अब परमैग्नेट, परमैग्नेट में सबसे पहले P आ रहा है तो P से पर्पल, तो KMnO4 मतलब परमैग्नेट हो गया पर्पल। और ये डायामैग्नेटिक होता है, और ये भी टेट्राहेड्रल होता है, मतलब दोनों टेट्राहेड्रल हुए, एक ग्रीन हुआ एक पर्पल हुआ, एक पैरामैग्नेटिक हुआ एक डायामैग्नेटिक हुआ। अब जो पोटेशियम परमैग्नेट होता है आर आइसोस्ट्रक्चर विथ KClO4, दोनों टेट्राहेड्रल हुए, आर आइसोस्ट्रक्चर विथ KClO4। अब है कमर्शियली पोटेशियम परमैग्नेट, मतलब KMnO4 को कमर्शियली बनाते हैं MnO2 को फ्यूज़ करते हैं KOH के साथ तो वो बनाता है मैंगनेट, K2MnO4 बनाता है। अगर MnO2 वही पाइरुलोसाइड को फ्यूज विथ KOH, पाइरुलोसाइड + KOH किया तो
पर तो मैंगनेट बताया MnO4 2 माइनस। अब उसका K2MnO4 को इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता KMnO4। ये हुआ कमर्शियली मतलब KOH। अब लैब में करते हैं Mn2+ को प्लस पर ऑक्सीडो डाइसल्फेट H2OH2 माइनस, ये बनाता है MnO4 माइनस पर मैग्नेट Mn2+ प्लस H2O3 2 माइनस पर ऑक्सो डाइसल्फेट और बनता है MnO4 माइनस पर मैग्नेट, जिसे कहते हैं Mn2+ प्लस H2O8 पर ऑक्सो डाइसल्फेट तो बनता है KMnO4। ये लैब मेथड हुआ KMnO4। अगर एसिडिक में करेंगे KMnO4 Mn+7 में, एसिडिक में जाएगा +2 में, न्यूट्रल में जाएगा +4 में और बेसिक में जाएगा +6 में। सबसे पहले वो होगा एसिडिक, फिर होगा न्यूट्रल और फिर होगा बेसिक। मतलब वही pH याद करो। अब pH स्केल में सबसे कम होता है एसिडिक, फिर बीच में जब 7 पे आता है तो न्यूट्रल होता है और सबसे बाद में आता है बेसिक। तो ऐसे ही इसमें Mn2+ हुआ एसिडिक, Mn4+ हुआ न्यूट्रल और Mn+6 हुआ बेसिक। तो KMnO4 एसिडिक में जाएगा Mn2+ में, न्यूट्रल में जाएगा Mn4+ में और बेसिक में जाएगा Mn6+ में। वी डोंट यूज HCl, मतलब पर मैग्नेट टाइट्रेशन इन HCl प्रेजेंस इज नॉट डन। पर मैग्नेट की टाइट्रेशन इन HCl प्रेजेंस इज नॉट डन, मतलब हम HCl का यूज़ नहीं करते पर मैग्नेट की टाइट्रेशन में। इसका रीज़न है एज HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2+, मतलब क्लोरीन बना देता है HCl, क्योंकि HCl क्लोरीन गैस बना देता है जो हमें नहीं चाहिए। अब है एसिडिक मीडियम में, मतलब जब वो Mn2+ बनाएगा तो वो NO2- को कर देगा NO3- में, C2O4 को कर देगा CO2 में, C2O4 2- को कर देगा CO2 में, Fe2+ को कर देगा Fe3+ में, I- को कर देगा I2 में और H2- को कर देगा S में और SO3 2- को कर देगा SO4 2- में। मतलब NO2- को कर दिया NO3- में, C2O4 2- को कर देगा CO2 में, Fe2+ को कर देगा Fe3+ में, I- को कर देगा I2 में और H2- को कर देगा S में और SO3 2- को कर देगा SO4 2- में। और न्यूट्रल और बेसिक में कर देगा MnO4 के MnO4 को Mn2+ में कर देगा, वही Mn2+ में कर देगा और C2O4 को CO2 में कर देगा और I-, बस यही याद रखना कि I- को वो I2 में कर देता है एसिडिक में, I2 में एसिडिक में और IO3- में कर देगा न्यूट्रल या बेसिक में, IO3- में कर देगा न्यूट्रल या बेसिक में और I2 में करता है एसिडिक में। अब H2SO4 प्लस NaCl बनाता है CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड, वही सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम वही सॉल्ट बनाता है क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। अब जो K2Cr2O7 अगर हम कहीं भी डालते हैं तो वो बनाता है Cr3+ में कन्वर्ट हो जाता है। K2Cr2O7 कहीं भी करेंगे तो वो Cr+3 में कन्वर्ट हो जाएगा, Cr+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। वो I- को I2 में, H2S को S में, SN2+ को कर देगा SN4 में, Fe2+ को Fe3 में, C2O4 2- को कर देगा CO2 में। अब है K2Cr2 यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। अब K2Cr2O7 को कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, यूज्ड इन लेदर एंड वर्क एज एन ऑक्सीडेंट मतलब वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब है क्रोमेट को डाइक्रोमेट में करना है, मतलब कि बोथ आर इंटरकंटेबल इन एक्वस सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन pH ऑफ सॉल्यूशन। अब CAD लिखो, CAD, C से हो गया क्रोमेट, A से हो गया एसिडिक और D से हो गया डाइक्रोमेट। अगर हमें क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना है तो हमें एसिडिक मीडियम देना है, अगर डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनाना है तो हमें बेसिक मीडियम देना है। तो क्रोमेट से CAD, क्रोमेट से डाइक्रोमेट एसिडिक, डाइक्रोमेट से क्रोमेट बेसिक। अब है जो सी क्रोमेट होता है वो येलो होता है, क्रोमेट येलो कलर का होता है और डाइक्रोमेट ऑरेंज का होता है, डाइक्रोमेट ऑरेंज का होता है और क्रोमेट येलो का होता है। मतलब कि K2Cr2O4 क्रोमेट होता है येलो का और डाइक्रोमेट होता है ऑरेंज का। अब जो Cr2O4 2- है वो Cr2O7 2- है, K2Cr2O7 डाइक्रोमेट, उसमें 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए होते हैं और वो उसमें उसमें अब एक क्रोमेट और डाइक्रोमेट में डिफरेंस, क्रोमेट येलो का हुआ, डाइक्रोमेट ऑरेंज का हुआ। और जो है क्रोमेट उसमें एक ही टेट्राहेड्रल होता है और डाइक्रोमेट में डाई है, डाई मतलब दो, तो इसमें 2 टेट्राहेड्रल हुआ विथ CrO-Cr बॉन्ड, मतलब CrO-Cr के आगे O लगता है और उसके आगे Cr लगता है, O ऑक्सीजन की ब्रीजिंग होती है और इसमें डिग्री बनता है 126 डिग्री, डाइक्रोमेट में डिग्री बनता है 126 डिग्री और इसमें बोथ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो यूज आर ऑक्सीडेंट। अब सोडियम डाइक्रोमेट मतलब Na2Cr2O7 इज मोर सॉल्यूबल इन वाटर, सो यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7, एक तो है Na2Cr2O7, एक है K2Cr2O7, तो पोटेशियम इसे याद रखो PV सिंधु, जो PV सिंधु है तो पी से हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट,
यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इसमें वी आ गया तो यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, पीवी सिंधु। पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, और सोडियम डाइक्रोमेट यूज़ नहीं करते वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, सिर्फ पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ करते हैं। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फर SO2 इन एसिडिक मीडियम गिव्स Cr2SO4 जो ग्रीन होता है। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है प्लस SO2 इन एसिडिक मीडियम गिव Cr2SO4 जो ग्रीन होता है।